लगता है कि मैं उसकी अगर मैं जान पाता, अगर मैं उसके पास जा पाता तो मैं उसकी विशेषताओं को बताता कि वह क्या है, उसका समाज के लिए, हमारे लिए क्या उपयोग है, और उसकी जो लोभ और आत्मचेतना का जो द्वंद्व चलता रहता है, मैं उसके महत्व को, उसको हटाकर उसके महत्व को बताता। मैं बताता कि तू व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए बना है और समष्टि में उसका क्या अधिक उपयोग है। कवि मुक्तिबोध अपनी ब्रह्म राक्षस कविता के इन अंतिम अनुच्छेद में ब्रह्म मध्य वर्गीय बौद्धिक चेतना के प्रतीक प्रेत की मृत्यु, उसके कारणों पर विचार करता हुआ उसके अधूरे छोड़े कार्य की पूर्ति, उसके निष्कर्ष को अंतिम बिंदु तक पहुंचाने के लिए लालयित दिखाई देता है। सारे काव्य वृत्त में लगता है कि कवि स्वयं को ही ब्रह्म राक्षस मानकर मध्य वर्गीय बौद्धिक चेतना के अंतर विरोध को समझाना चाहता है। कवि कहता है कि बावड़ी का वह ब्रह्म राक्षस जो मध्यवर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रतीक था, अपने अंतर जगत और बाह्य जगत अर्थात भाव और विचार में सामंजस्य न कर पाने के कारण इन दोनों पार्टों में पिस गया। यह कैसी नीच दुखांतिका हुई, कैसी ट्रेजेडी हुई। उसकी महत्ता, उस महत्ता का हम सरीकों के लिए उपयोग, उसकी आंतरिकता का मैं उसे महत्व बताता। पिस गया है वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, अपनी कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा हो गया। ट्रेजेडी माने दुखांतिका। बावड़ी का वह ब्रह्म राक्षस जो मध्यवर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रतीक था, अपने अंतर जगत और बाह्य जगत अर्थात भाव और विचारों में सामंजस्य न कर पाने के कारण दो पार्टों में पिस गया। यह कैसी नीच दुखांतिका हुई। उस पागल, उस अंधेरी बावड़ी के प्रतीकों में वह न जाने क्या क्या कहता रहा, किस तरह कोठरी में बैठा हुआ खुद अपना गणित करता रहा और अंधेरे में, इस अंधेरे बिल में कटीली झाड़ी में एक पक्षी की तरह उलझ कर मर गया, संसार से सदा के लिए विदा हो गया। वह बौद्धिक ज्योति बिना किसी के जाने न जाने कैसे सदा के लिए बुझ गई। कवि विचार करता है कि ऐसा क्यों हुआ। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुँचा सकूं। निष्कर्ष माने निर्णायक बिंदु। कवि अंत में स्वयं को मध्यवर्गीय चेतना का प्रतीक मानकर कहता है कि मैं उस ब्रह्म राक्षस का, उस भावुक हृदय वाले ब्रह्म राक्षस का, उस जो ब्रह्म प्रेत था, उसका भावुक हृदय वाला शिष्य होना चाहता हूँ कि मैं मध्यम वर्गीय त्रासदी का सम्यक विवेचन करना चाहता हूँ, ताकि उसकी वेदना का कारण समझ सकूं, उसके अधूरे छोड़े कार्य को, उसके तर्क संगत विचारों को अंतिम निष्कर्षों के रूप में सामान्य जन तक, युग के विचारों तक पहुंचा सकूं। यह काव्य वृत्त यहाँ आकर समाप्त हो जाता है, जहाँ उसके अंतिम निष्कर्ष, जो आज तक उसकी बातें जो नहीं पहुंच पाई हैं, उसकी जो कहानियां, उसकी जो घटनाएं जो वो करना चाहता है, जो उसका मन और भाव किस तरह से अलग अलग हो गए, जिस छोटे से लक्ष्य को लेकर के वह चला था, वह भी उसे नहीं मिल पाया। मैं उसका शिष्य होना था, उसका मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मुक्ति बोध के भीतर जो चलने वाला संघर्ष है, ये केवल आत्म संघर्ष नहीं है, ये तो मानव मात्र का संघर्ष है। मुक्ति बोध स्वयं एक अति संवेदनशील प्राणी थे। उनका काव्य मानव मूल्यों का काव्य है, जिसमें किसी एक व्यक्ति के लिए संघर्ष नहीं, समस्त पीड़ित मानवता के लिए बातें हैं। मुक्तिबोध के काव्य में भावुकता के स्थान पर गंभीर चिंतन है, जिससे युग सम्मत पथ निश्चित हो सके। मुक्तिबोध के भीतर संसार में जो भयावहता, एकाकीपन की घुटन है, वह मनुष्य की पीड़ाओं को पहचान के कारण है। मनुष्य शताब्दियों तक पीड़ित है, इसलिए वह युगीन सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। वास्तव में मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एक विशिष्ट कविता है। जब कवि कहता है कि अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष से भी उग्रतर संघर्ष अच्छे और अच्छे के बीच में होता है। कवि की आधुनिक चेतना मन और उसके बाहरी असंगति जनित अपने ही अंतर्वृत्त में समेटती सी प्रतीत होती है। आधुनिकता का बोध
संकट का बोध है। परिवेश की व भयावहता से उत्पन्न संकट के क्षणों में कवि भीड़ के अकेलेपन की अनुभूति को कहीं प्रत्यक्षतः और कहीं परोक्षतः व्यंजित करता है और ब्रह्म राक्षस की इस कविता का आरंभ और अंत इसी भयानक परिवेश और व्यक्ति के मन के अकेलेपन और सबसे उपेक्षित निराश व्यक्ति का ही अंकन करते हैं।